हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने आंग्ल मैसूर युद्ध पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 1731 से 34 के ईस्वी के बीच में जो मैसूर का राजवंश था, इसमें एक शासक राज कर रहा था, चिक्का कृष्ण राज। वाडियार वंश का यह शासक था। इसके समय में शक्ति का केंद्र जो थे, दो भाई बन गए थे, नंजराज और देवराज। देवराज जो था वह सेनापति का काम कर रहा था और नंजराज राजस्व और अन्य विभागों को देख रहा था। किंतु इस समय में दक्षिण भारत में एक चतुष्कोणीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो किनके बीच में होता है, निजाम, मराठे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इस चतुष्कोणीय संघर्ष में मैसूर को भी चाहे अनचाहे इन लोगों ने शामिल कर लिया और मराठे जो थे उन्होंने बार बार मैसूर के प्रदेश पर आक्रमण किया। 1753, 54, 57 और 59 इन 4 बार में लगातार इन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया और मराठों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूटपाट करना होता था। और इस समय में जो इनका सेनापति था देवराज, यह विफल रहा इन मराठों के आक्रमणों को रोकने में। ऐसे समय में ही हैदर अली का नाम सामने आता है, जो उनकी सेना में शामिल था और यह मराठों के आक्रमणों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे यह मैसूर का सेनापति और 1761 ईस्वी तक वह मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर का शासक बनने के बाद इसने फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित की, उनकी सहायता प्राप्त की और डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उसके अलावा उसने यह अनुभव किया कि हमें एक प्रशिक्षित सेना चाहिए, शक्तिशाली घुड़सवार चाहिए। इन सभी कामों के लिए इसने फ्रांसीसियों से मदद प्राप्त की। 1764, 66 और 71 इसमें मराठे फिर से आक्रमण करते हैं और इस बार क्या होता है, हैदर अली परास्त हो जाता है। किंतु 1772 ईस्वी में मराठों के जो पेशवा थे माधवराव, इनकी मृत्यु हो जाती है और मराठे अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर हैदर अली क्या करता है कि उसने 1774 से 76 के बीच अपने जो खोए हुए प्रदेश थे उसे प्राप्त कर लेता है। उसके साथ ही बिलारी, कुडप्पा, गुट्टी और कुर्नूल के प्रदेश भी वह जीत लेता है। इस तरह से हैदर अली की शक्ति क्या है, बढ़ने लगती है। अब अंग्रेज जो थे, जो बंगाल की विजय से काफ़ी उत्साहित थे, पलासी और बक्सर के युद्धों ने उन्हें काफ़ी, उनके पैर को यूँ कहे कि भारत में जमने में सहायता प्रदान कर दी थी। अब वह दक्षिण भारत में भी शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली और हैदराबाद के निजाम को उन्होंने उत्तरी सरकार देने का लालच दिया और इसी प्रकार मराठों से भी वह सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मराठों से तो पहले ही हैदर अली का झगड़ा चल रहा था। तो इस तरह से वह इन लोगों की सहायता से हैदर अली पर आक्रमण करने का सोचते हैं। किंतु हैदर अली एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। वह क्या करता है कि निजाम और मराठों दोनों को अपनी ओर मिला लेता है, क्योंकि वह देखता है कि अंग्रेजों ने निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बना लिया है। तो वह मराठों को धन का लालच देता है और निजाम को कुछ प्रदेश देने का लालच देता है और इस तरह से इन दोनों को अपनी ओर मिला लेता है और कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। अब जो है अंग्रेज वो कमजोर पड़ जाते हैं और या यूँ कहें कि पराजित हो जाते हैं। तो इस युद्ध को खत्म करके मद्रास की संधि की जाती है। मद्रास की जो संधि थी, मद्रास के स्थान पर संधि हुई, इसलिए इसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष जो हैं उन्होंने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया और एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता का भी वचन दिया। अब हम चलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ, जो 1780 से 84 तक चला। तो यूँ कहें कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि थी, जो मद्रास की संधि हुई थी, वह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच संधि ना कहें या यूँ कहें कि अंग्रेजों ने काफ़ी मजबूरी में ये संधि की थी और वह बार बार हैदर अली अंग्रेजों पर यह आरोप लगा रहा था कि वे अपनी संधि की जो शर्तें हैं उनको नहीं निभा रहे हैं। अंग्रेज भी अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे समय में अंग्रेजों ने माही नाम का एक स्थान था जिस पर हैदर अली अपना नियंत्रण मानता था या अपना इलाका मानता था, उस पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, जो इस युद्ध का
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रत्यक्ष कारण बनता है। तो इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ गुट बनाकर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1781 में पोर्टोनोवा के स्थान पर हैदर अली परास्त हो जाता है, किंतु 1782 में वह जो अंग्रेजों का सेनापति था कर्नल ब्रेथवेट उसको हरा देता है और युद्धबंदी भी बना लेता है। किंतु इसी बीच 7 दिसंबर 1783 ईस्वी को अचानक हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान नया शासक बनता है। वह युद्ध की बागडोर भी संभाल लेता है, किंतु यह युद्ध 1 वर्ष तक वह युद्ध को जारी रखता है, किंतु युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है और अंततः मार्च 1784 में संधि होती है जो मंगलौर की संधि के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध के द्वारा भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए और यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा या अनिर्णय की स्थिति में समाप्त हुआ। अब चलते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की ओर, जो 1790 से लेकर के 92 तक चला। ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक गुट की स्थापना कर ली। इधर 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने एक शिष्टमंडल फ्रांस भेजा था। अब अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि टीपू सुल्तान जो है वह फ्रांस की सहायता प्राप्त करना चाहता है और फ्रांस की सहायता से अंग्रेजों को परास्त करना चाहता है। अतः अंग्रेज टीपू के विरुद्ध हो जाते हैं या उसे परास्त करने के, उससे युद्ध करने के बारे में सोचने लगते हैं और उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, जब यह युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो 1791 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगलुरु तक आ जाता है और उसे जीत लेता है और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच जाता है। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और टीपू को अपने प्रदेश का आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ता है। इस प्रकार यह जो युद्ध था इसमें टीपू की पूर्णतः हार होती है और वह काफी अपमानजनक संधि उसे करनी पड़ती है और अपने प्रदेश का एक बड़ा भाग उसे अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिल जाता है। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिल जाता है। निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल जाता है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए क्षति के रूप में, युद्ध क्षति के रूप में भी टीपू सुल्तान को देना पड़ता है। तो यह युद्ध जो था टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी यूँ कहें कि नुकसानदायक या यूँ कहें कि पूरी तरह से उसकी शक्ति को कम करने वाला या शक्ति को सीमित कर देने वाला युद्ध बन जाता है। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ। इस युद्ध में इस समय 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1799 में ही उसने टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग है वह जीत लिया गया और अंग्रेजों ने टीपू को पूरी तरह परास्त किया। टीपू लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार आंग्ल मैसूर संघर्ष का एक लंबा दौर इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने पूरी तरह से मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया और मैसूर प्रदेश पर सहायक संधि लागू कर दी गई और वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का राजा बना दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से किस तरह अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ बनाने में काफ़ी या यूँ कहें कि अपनी पकड़ बना ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।